हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट विच इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईईडी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और मैं आज आपको कराऊंगा इसकी फर्स्ट यूनिट एंड फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज वाले पार्ट में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा एज़ पर एनसीईआरटी का जो मैंने प्लान किया है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ 1.1 सेक्शन कवर कराऊंगा, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कुछ चीज़ें जो हमारे आगे भी काम आएंगी। लेट्स स्टार्ट देन। मैं आपको कराने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 1 विच इज इंडिया ऑन दी या इंडियन इकोनॉमी ऑन दी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी या इंडिया ऑन दी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले इस चैप्टर के हम टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर वर्ड लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंस। यस, वी ऑल नो दैट कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947। यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया की बात करो, नॉट जस्ट ऑन इंडिपेंडेंस बट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देयर इज अ वर्ड ऑन द ईव ऑफ। ईव आपने आई होप वर्ड सुना ही होगा, आप जानते ही होंगे। ईव जैसे आपने सुना होगा न्यू ईयर ईव। न्यू ईयर ईव का मतलब होता है 31 दिसंबर। आपने सुना होगा क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव का मतलब होता है 24 दिसंबर, एक दिन पहले वाला दिन को हम ईव कहते हैं। इस यहाँ पे क्या मतलब है इस टाइटल का? इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया की क्या कंडीशंस थी इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हम इसकी बात करेंगे और ज़्यादातर बात करेंगे इंडिया के इकोनॉमी वाले पर्सपेक्टिव से। हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव से बात नहीं करेंगे, ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स वाले पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं करेंगे, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस भी करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 to 1990। So in this chapter we have to cover two aspects: India on the eve of independence, that is before independence, and Indian economy during independence. So let's start. पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, नॉट जस्ट रिलेटेड टू आवर सिलेबस, ताकि एक ब्रीफ सिनेरियो बन जाए। कुछ चीज़ें आपके काम भी आएंगी उसमें से, ऐसा भी नहीं है कि काम भी नहीं आएंगी। एंड देन वी विल कवर इंट्रोडक्शन 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। आपको पता है कि इंडिया को यूरोपियंस ने पहले डिस्कवर कब किया? इंडिया को यूरोपियंस ने पहले डिस्कवर कब किया? क्योंकि हम पे शासन यूरोपियंस ने किया है, ब्रिटेन ने किया है, ब्रिटिशर्स ने किया है, तो उन्होंने सबसे पहले हमें डिस्कवर किया होगा, हमें पहले ढूंढा होगा। इंडिया तो एग्जिस्ट करता था, लेकिन उन्होंने डिस्कवर कब किया? पहले हम आपको ये पर्सपेक्टिव कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये है यूरोप, यहां है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, और एशिया के अंदर यहां है इंडिया, यह है सड्डा इंडिया, ठीक है। अब आपने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत सुना होगा कि इंडिया को यूरोपियंस ने जो डिस्कवर किया था, यूरोपियंस डिस्कवर इंडिया इन 1498, मिड 1498 में। और एक एक्सप्लोरर थे, एक सेलर थे, वास्को डी गामा। इंडिया को पहले यूरोपियंस जिन्होंने डिस्कवर किया था वो कौन थे? वास्को डी गामा थे। और उन्होंने कब किया था? 1498 में। ये कौन थे? ये इस कंट्री से बिलोंग करते थे, पोर्तुगीज थे। ही बिलोंग फ्रॉम पोर्तुगल। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि भले ही इंडिया पे शासन अंग्रेजों ने किया है, ब्रिटेन ने किया है, बट ब्रिटेन वॉज नॉट द फर्स्ट कंट्री, ब्रिटेन वॉज नॉट द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिन्होंने हमें डिस्कवर किया था। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री हु डिस्कवर्ड इंडिया वॉज पोर्तुगीज या पोर्तुगल। और उसके अंदर किसने किया था? उनके एक एक्सप्लोरर ने, सेलर ने, वास्को डी गामा ने। कब किया था? 1498 में, मिड 1498 में, ठीक है। कैसे किया था? यूरोप से वो कोस्टल एरिया के थ्रू केप ऑफ गुड होप, इस टिप को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप
यूरोप से पोर्तुगीज भाई साहब, कौन, वास्को डी गामा भाई साहब, यहाँ से केप ऑफ गुड होप से सेल थ्रू होते हुए और ऐसे इंडिया पहुंचे। ये मैं रूट आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये काम आएगा, ये काम आएगा इस चैप्टर के अंदर। दिस वाज द सी रूट जिससे वास्को डी गामा इंडिया आए थे। सी रूट, लेटर दिस बिकम ट्रेडिंग रूट एज वेल, ट्रेडिंग रूट एज वेल, अंटिल हमें एक नया रूट नहीं मिल गया, वो बताऊंगा मैं आपको। स्विज कनाल जिसको कहते हैं, स्विज कनाल जिसको बोलते हैं। अब कैसे आए भाई साहब, ध्यान सुनेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। पोर्तुगल से एक बंदा आ रहा है जिसका नाम है वास्को डी गामा। 1498 में वो इंडिया आए हैं। कैसे आए हैं? यूरोप से वो कैसे आए? यूरोप से कोस्टल लाइन के, मतलब बिल्कुल समुद्री तट के और लैंड के किनारे किनारे वो आए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था इंडिया आना, क्योंकि इससे पहले भी कई मिशन फेल हो चुके थे। यहाँ आए, यहाँ तक आए, बिल्कुल सही हुए। अब टास्क ये था कि अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक तो वो कोस्टल लाइन के अराउंड आ गए। अब इंडिया अगर जाना है, इंडिया अगर पहुंचना है, तो उनको यहां से अक्रॉस जाना पड़ेगा, सी के अक्रॉस आना पड़ेगा। अब तक तो बात ठीक थी, कोस्टल लाइन के थ्रू आ गए। अब यहां कैसे जाएंगे? तो यहां हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये काफी कम जगह बात लिखी हुई है कि वास्को डी गामा भाई साहब को यहां पे इस रीजन में एक इंडियन एक्सप्लोरर मिले, एक इंडियन ट्रेडर मिले जिनका नाम था कान्हा। कान्हा उनका शॉर्ट नेम था, निक नेम था। यहां पे उनको एक इंडियन ट्रेडर मिले जो यहां से ट्रेडिंग करते थे, एंड उन्होंने वास्को डी गामा की हेल्प की इंडिया आने में। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी कहते हैं कि कान्हा के जो शिप्स थे, कान्हा के जो जहाज थे, ट्रेडिंग रूट्स थे, ट्रेडिंग जहाज थे, शिप्स थे, वो वास्को डी गामा से 12 टाइम्स बड़े थे। इतने बड़े जहाज थे। अब एक पॉइंट और, वास्को डी गामा का जहाज यूरोप में सबसे बड़ा जहाज था उस दौर में। यूरोप में सबसे बड़ा जहाज था वास्को डी गामा का। इसके बाद वो इंडिया आ रहे थे, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आ रहे थे, कोस्टल लाइन के क्रॉस आ रहे थे। अब टास्क यहां पे ये था कि वो इंडिया को अगर पहुंचना है तो सी के अक्रॉस आना पड़ेगा। ये एक टास्क था क्योंकि उनका शिप बहुत बड़ा था। देन ही मीट अ पर्सन कान्हा, जो इंडिया के ट्रेडर थे। वो इंडिया के जो ट्रेडर थे वो कहते हैं कि उनके शिप वास्को डी गामा, जिनका शिप यूरोप में सबसे बड़ा था, उनसे 12 टाइम्स इनके शिप बड़े थे। और वो कैसे ले गए, ये हिस्ट्री कहती है कि कान्हा के जो शिप्स थे वो वास्को डी गामा के शिप को अपने अराउंड इंडिया लेके आए, प्रोटेक्टिव लेयर बना के इंडिया लेके आए। एक तो इनके शिप्स 12 टाइम्स बिगर, और कैसे लेके आए? ऐसे प्रोटेक्ट करके लेके आए इंडिया में। खैर, हिस्ट्री का एक अनटच्ड पार्ट है। खैर, कान्हा भाई साहब मिले, इंडियन ट्रेडर मिले, उन्होंने वास्को डी गामा की हेल्प की, और वास्को डी गामा फाइनली इंडिया आ गए 1498 में। बाय दिस यूरोपियंस ने इंडिया को डिस्कवर कर लिया। ठीक है, इंडिया में खैर वो कैलीकट में आए थे। इंडिया में किस जगह आए थे? वो कैलीकट में आए थे। कैलीकट इज नाउ केरला। कैलीकट केरला का पार्ट है वो। ठीक है, अब सबसे नियरेस्ट वही पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो कान्हा ने हेल्प की। फाइनली यूरोपियंस को इंडिया मिल गया विद अ रूट, ये रूट में मिल गया उनको। ठीक है, अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट और है। अगर आपने नोटिस किया हो, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट जानते हो, तो एक इंपॉर्टेंट डेट है 1492, अगर मैं इससे पहले जाऊं, जिसमें अमेरिका डिस्कवर हुआ था। अमेरिका भी पहले से था, बट अमेरिका को यूरोपियंस ने डिस्कवर कब किया? 1492 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस, जिनको हम कोलंबस कहते हैं, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। और कैसे किया था, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग पार्ट पता हो, वो यूरोप से इंडिया के थ्रू आ रहे थे, इंडिया आना था उन्हें, किसी को रूट नहीं पता था। अब वो गलती से इधर चले गए थे, यहां पे अमेरिका है, और जहां ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो यहां पहुंच गए, और उन्होंने ये माना कि वो इंडिया आ गए। कोलंबस ने ये माना कि वो इंडिया आ गए। लेटर ऑन जब वो यूरोप गए, तब जाके उनको पता लगा कि वो इंडिया नहीं पहुंचे थे, वो तो एक अननोन आइलैंड पे चले गए थे, जो लेटर ऑन अमेरिका बताया गया है इसको।
तो अमेरिका गलती से डिस्कवर कर लिया था यूरोपियंस ने इंडिया के चक्कर में। कब किया था? 1492 में, कोलंबस भाई साहब ने। वैसे इन आइलैंड्स को फिर बाद में नाम दिया गया वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, क्योंकि इंडिया तो मिला नहीं, और इंडिया के चक्कर में कहाँ मिल गया? वेस्ट में मिल गया, है ना। इंडिया के भी वेस्ट में है ये, एक्चुअल इंडिया के भी, और यूरोप के भी वेस्ट में। इंडिया का वो हिस्सा जो यूरोप के वेस्ट में पड़ता है। खैर ये इंडिया का हिस्सा नहीं था, फिर एक लास्ट में लेटर ऑन एक नेशन बन गया। खैर भाई इंडिया आ गया है, इंडिया को इन्होंने डिस्कवर कर लिया है। अच्छा एक बात और, वो यूरोपियंस जो इंडिया आए, अगर मैं आपको बताऊं, यूरोपियंस जो इंडिया आए उसमें भी सबसे पहले आपको मैंने बता दिया पोर्तुगल सबसे पहले था, उसके बाद था डच स्पीकिंग एरियाज इंडिया में आए। इंग्लैंड अभी भी नहीं आया, ब्रिटेन अभी भी नहीं आया, ये ध्यान रखना। देन डच का मतलब है डच स्पीकिंग एरियाज। अब अगर आपको बताऊं तो नीदरलैंड आप मान सकते हैं, नीदरलैंड मान सकते हैं। इसके बाद आया सबसे खतरनाक यूरोप का प्राणी, ब्रिटेन, ठीक है। देन आए फ्रेंच, एंड देन आए डेन्स स्पीकिंग एरियाज। डेन्स का मतलब अब मान सकते हैं हम डेनमार्क की मांगनी। तो ये यूरोपियंस कंट्रीज थी, ये यूरोपियन प्लेयर्स थे जो इंडिया में आए थे। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ, एक हिस्ट्री का ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ब्रिटेन वाज नॉट द ओनली कंट्री जिसने इंडिया पे इंडिया में आके ट्रेडिंग स्टार्ट की और बाद में इंडिया को रूल किया। ब्रिटेन वाज ओनली द थर्ड यूरोपियन कंट्री जो आया। अच्छा ब्रिटेन का मतलब भी बच्चों को नहीं पता होता। ब्रिटेन का मतलब बच्चों होता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये सारी आज की प्रेजेंट कंट्रीज मिलके बनाती हैं ब्रिटेन को। इन लोग ये आए और इन्होंने इंडिया पे आके ब्रिटेन ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। इस पार्ट पे मैंने आपको ये बताया बस कि ब्रिटेन वाज नॉट दी ओनली यूरोपियंस जो इंडिया आए थे। ब्रिटेन कौन से नंबर पे आया था? थर्ड नंबर पे आया था। खैर सबसे ज़्यादा इसने इंडिया को परेशान किया है, आप सब जानते हैं। खैर अब ये आए कैसे? अब ब्रिटेन की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको ये बता दिया है इंडिया को यूरोप ने डिस्कवर कर लिया है। कैसे किया है? अमेरिका कैसे डिस्कवर हो गया, कैसे ये आए थे, कहाँ मिल गए, इंडिया डिस्कवर हो गया है। अच्छा एक बात और कहते हैं कि जब वास्को डी गामा इंडिया आए और जब वापस गए तो अपने शिप में, अपने जहाज में इतने सारे पेबल्स, ज्वेल्स, स्पाइसेस लेके गए कि उनकी जो कॉस्ट थी ना यहाँ से यहाँ आने की, वो तो कवर हो ही गई, इन्होंने कई गुना प्रॉफिट्स भी कमाए। तो वहाँ के लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, क्यूरोसिटी हो गई कि यार इंडिया में आना है। अच्छा बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्यों आना था इन्हें इंडिया? ये इंडिया के चक्कर में इन्हें अमेरिका मिल गया, इंडिया ही क्यों आना था? एक्चुअली हो क्या रहा था कि इंडिया और यूरोप में ट्रेड हो रहा था बट इनडायरेक्ट ट्रेड हो रहा था। देयर वाज नॉट अ डायरेक्ट ट्रेड लिंक। अरब्स के थ्रू ट्रेड होता था, जो यहाँ पे अरबियन कंट्रीज थी इनके थ्रू ट्रेड होता था और ये अपनी टर्म्स पे ट्रेड करते थे। तो यूरोपियंस बड़े परेशान थे इनसे, यूरोपियंस बड़े कीन थे कि उनको डायरेक्ट ट्रेड लिंक मिल जाए इंडिया से। इंडिया के बारे में बड़ा सुना हुआ था उन्होंने, सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पे स्पाइसेस बड़े थे, इंडिया उन्हें आना था, इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो डायरेक्ट ट्रेड लिंक खोज रहे थे, इसलिए वो इंडिया आए और ऐसे ऐसे हुआ। खैर अब बात करते हैं थोड़ा ब्रीफ में इकोनॉमिक वाले पार्ट की। अब कैसे ब्रिटेन आ रहा है, इनकी बात नहीं करते, ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन में 1600 में एक कंपनी फॉर्म हुई, 1600 में कंपनी फॉर्म हुई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। हुआ क्या, वहाँ के जो लोकल मर्चेंट्स थे ब्रिटेन में, जो लोकल ट्रेडर हैं, बड़े बड़े लोकल ट्रेडर हैं, जैसे यहाँ पे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सब है, तो वहाँ के बड़े बड़े लोकल मर्चेंट्स, ट्रेडर्स वहाँ की क्वीन के पास आए। उस दौर में क्वीन थी एलिजाबेथ वन क्वीन थी इंग्लैंड में। अब ब्रिटेन में, ये आपको याद नहीं करना, ये मैं हिस्ट्री समझा रहा हूँ ताकि रिलेट कर पाओ आप बेटर, ठीक है। दो ये रूट काम आएगा हमारे, ठीक है। लोकल मर्चेंट्स क्वीन के पास आए, एलिजाबेथ वन के पास आए
और उनसे परमिशन मांगी कि हम इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं, हेंस वी वांट टू फॉर्म अ कंपनी जो इंडिया में ट्रेड करे, उसके लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए। ठीक है, जो भी हुआ एलिजाबेथ वन ने, जो वहाँ की क्वीन थी, उन्होंने उनको परमिशन दे दी। एंड लोकल मर्चेंट्स ने एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम रखा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब एलिजाबेथ ग्रांटेड देम रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर का मतलब क्या होता है? फॉर्मल परमिशन। तो दीज लोकल मर्चेंट्स नाउ गेट फॉर्मल परमिशन। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एक कंपनी बनाई 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम, अच्छा इसका भी नाम इंटरेस्टिंग है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों रखा गया है इसका नाम? अगर आप नोटिस करो, अगर हम यूरोप को सेंटर माने तो इंडिया यूरोप के ईस्ट में पड़ता है। इंडिया यूरोप के ईस्ट में पड़ता है, तो इस कंपनी का नाम रखा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी। समझे? इसीलिए तो इन वाले आइलैंड्स का नाम क्या रखा गया था? वेस्ट इंडीज। समझे? ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। कंपनी फॉर्म हो गई, कंपनी आ गई, इंडिया में ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। इंडिया में भी ट्रेडिंग करने के लिए इनको परमिशन एक और चाहिए थी। अब इंडिया में कौन से थे इस दौर में? मुगल्स थे। अब मुगल्स से भी इनको परमिशन चाहिए थी कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए परमिशन दी जाए। जब ये मुगल्स के कोर्ट में आए तो कई इश्यूज भी हुए, कई बार इनको मना भी कर दिया गया, फिर आए, फिर इनको तरीका पता लगा कि ऐसे आपको वो मिलेगी परमिशन, तो परमिशन मिल गई इनको। इन्होंने काफ़ी तारीफ़ की वहाँ के रूलर की। ये आए थे बंगाल के अंदर, इस दौर में ये आए थे बंगाल के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए। बंगाल के अंदर ही क्यों आए थे? इसके पीछे भी लॉजिक है। बंगाल के अंदर ये इसलिए आए थे, अगर मैं दो लॉजिक मेन बताऊं तो यहाँ की लैंड बड़ी फर्टाइल थी, फर्टाइल लैंड थी। सर फर्टाइल लैंड की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस दौर में एग्रीकल्चर मेन लाइवलीहुड का सोर्स था, तो इसलिए फर्टाइल लैंड को हम ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कोस्टल लाइन है, जहाँ पे शिप आ जा सकते हैं, यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स थे इसके। बंगाल के अंदर नेचुरल पोर्ट्स अवेलेबल थे, क्योंकि ट्रेड का रूट क्या था? सी रूट था। तो हमें क्या चाहिए? पोर्ट्स चाहिए। तो पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बंगाल के अंदर थी। अच्छा, बंगाल का मतलब भी एक बात समझ लो, बंगाल का मतलब भी आज का बंगाल नहीं है। आज का बंगाल का मतलब तो वेस्ट बंगाल है। उस दौर का मतलब है बंगाल प्रोविंस। बंगाल प्रोविंस की अगर बात करूं तो बंगाल के अंदर आज का वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, बांग्लादेश आता है। भाई बांग्लादेश तो पहले इंडिया का ही हिस्सा था ना। बांग्लादेश इससे पहले पाकिस्तान था और पाकिस्तान पहले इंडिया था। 1947 के बाद ये पाकिस्तान बना एंड 1971 में बांग्लादेश बना, वो बात अलग है ना। तो पर पहले तो बंगाल प्रोविंस था। इसके अंदर इसमें बिहार का भी कुछ हिस्सा था और उड़ीसा का भी बिहार का मेजर हिस्सा था और उड़ीसा का कुछ हिस्सा था, कुछ पार्ट था। ये था बंगाल प्रोविंस। तो बंगाल प्रोविंस अपने आप में बहुत बड़ा था उस दौर में। अब खुद इमेजिन करो, अगर मैं ये इंडिया है तो बंगाल बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था। अब बंगाल के अंदर आए क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड है बहुत और नेचुरल पोर्ट्स हैं, नेचुरल पोर्ट कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो इनको सी रूट में हेल्प मिलेगी। ठीक है, बंगाल के अंदर आ गए, बंगाल के रूलर ने इनको परमिशन दे दी। ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, ट्रेडिंग कर रहे थे। ट्रेडिंग करते करते अगर मैं आगे चलूँ, काफ़ी आगे चलूँ, तो थोड़े दिनों बाद, कुछ समय बाद, काफ़ी सालों बाद इनके बीच में कुछ इश्यूज डेवलप हो गए। किनके बीच में? रूलर के बीच में और इस प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के बीच में। क्योंकि ये प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी कुछ गड़बड़ करने लगी। मतलब फॉर एग्जांपल एक ट्रिगरिंग फैक्टर बताऊं तो मैं आपको, ये करने लगे, ये फोर्ट्स बनाने लगे। दे स्टार्ट फोर्टिफिकेशन। दिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किले बनाने स्टार्ट कर दिए इन्होंने। जैसे दिल्ली में लाल किला है, रेड फोर्ट है। किले की हमारी समझ ये थी कि किले वो लोग बनाया करते थे, वो रूलर बनाया करते थे जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे कि कल को अगर वॉर हो गई तो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, वहाँ पे सोल्जर्स के लिए स्पेस क्रिएट कर दिया, बड़े बड़े गेट बना दिए ताकि लड़ाई में एक प्रोटेक्टिव लेयर खड़ी हो जाए। तो फोर्ट्स बनाया, रूलर करते थे। अच्छा, इनके पास तो सिर्फ ट्रेडिंग की परमिशन थी। तो राजा ने एक बार इनसे काफ़ी बोला कि यार ये क्या कर रहे हो आप फोर्ट्स क्यों बना रहे हो? आपको तो ट्रेडिंग करनी है ना, आप फोर्ट्स क्यों बना रहे हो? आपको क्या ज़रूरत है? इन्होंने एक बार स्टॉप कर दिया, फिर नहीं माने, फिर फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी। ये नहीं मान रहे थे।
ये नहीं मान रहे थे, इश्यूज इंटेंसिफाई हो गए, इश्यूज एम्पलीफाई हो गए। जब इश्यूज बढ़ गए तो एक वॉर हुई 1757 में। 1757 में एक वॉर हुई जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। ये आपको याद रखनी है, बैटल ऑफ प्लासी। व्हाट इज दिस प्लासी? प्लासी इज अ प्लेस इन बंगाल, ठीक है, बंगाल के अंदर एक जगह का नाम है प्लासी, क्योंकि बंगाल के अंदर है। 1757 में एक वॉर हुई, और वॉर हुई किस किस के बीच में? मुगल रूरल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल रूरल पैन इंडिया रूलर नहीं, जो बंगाल के अंदर है, और बंगाल के अंदर मुगल का रूलर उस समय था सिराजुद्दौला। ये मैं आपके लिए बता रहा हूं बस, सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी एक वॉर हो गई, जिस वॉर का नाम रखा गया हमने बैटल ऑफ प्लासी। कब हुई है? 1757 में। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 23 जून 1757 को ये वॉर हो गई। अच्छा, इस वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी एडवांटेज मिली। दो फ्रेंच भी उस समय यहाँ पे वो कर रहा था, ट्रेडिंग कर रहा था, और फ्रेंच ने सिराजुद्दौला की हेल्प की थी, क्योंकि फ्रेंच नहीं चाहता था कि एक म्यान में दो तलवार हों, कि ट्रेडिंग के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही थी, फ्रेंच को ये इंटरेस्ट एनवे कर रहा था, तो उसने कहा नहीं, फ्रेंच ने सपोर्ट किया सिराजुद्दौला का। बट फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काफ़ी ब्रेवरी वाले सोल्जर्स थे, इनके पास मॉडर्न हथियार थे, इनके पास आर्ट जो थी वॉर करने की वो काफ़ी डिफरेंट थी, काफ़ी यूनिक थी। सम ऑफ द अदर फैक्टर्स एज वेल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड सिराजुद्दौला, और बंगाल के राजा को किसी बाहर की कंपनी ने पहली बार हराया, ब्रिटेन ने। हिस्टोरियंस इस डेट को ऑफिशियली ये मानते हैं कि इंडिया इस डेट से फॉर्मली डिपेंडेंट हो गया। यार एक बात बताओ ना, आप सब ये देखो कि हम ये लोग कहते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो जाहिर सी बात है इंडिया कभी डिपेंडेंट भी हुआ होगा। तो इंडिया डिपेंडेंट कब हुआ? इंडिया डिपेंडेंट हुआ इस डेट को, 23 जून 1757 में फॉर्मली। दो एक पार्ट हुआ था, एक मेजर पार्ट हुआ था, पैन इंडिया नहीं हुआ था, बट इंडिया स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन फॉरेन नेशन दैट इज ब्रिटेन। 23 जून 1757 को हम डिपेंडेंसी मानते हैं। इंडिया डिपेंडेंट, ठीक है। अब इंडिया डिपेंडेंट हो गया। अब जब इंडिया डिपेंडेंट हो गया तो इंडिया डिपेंडेंट होता है, तो इसका एक और वो बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि इंडिया डिपेंडेंट किस सेंस में हो गया। यहाँ पे लिखता हूँ, इन 1765 फॉर एग्जांपल, दिस इज द एक्चुअल डेट, 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी गोट दीवानी, दे गोट दीवानी। सो व्हाट इज दिस दीवानी? दीवानी इज अ मुगल साम्राज्य वर्ड। ये जो दीवानी है ये एक मुगल साम्राज्य का वर्ड है। दीवानी का मतलब होता है फॉर्मल परमिशन अगेन, या फॉर्मल राइट्स। फॉर्मल राइट्स, उनको फॉर्मल राइट्स मिल गई किस चीज़ के? सिविल इश्यूज के, रिवेन्यूज इश्यूज के, एंड जुडिशरी इश्यूज के। मतलब इन एरियाज में अब कौन फैसले लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल प्रोविंस की दीवानी मिल गई। दीवानी कहाँ की मिली है? बंगाल की। और बंगाल का मतलब क्या था? इटसेल्फ बंगाल, अगर आज की बात करूं तो मैं, बंगाल का मतलब बिहार और उड़ीसा, ठीक है। दे गोट दीवानी, फॉर्मल राइट्स। फॉर्मल राइट्स का यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी बड़े बड़े तैनाती हैं, पोस्टिंग हैं, वो अब रूरल नहीं करेंगे, सिराजुद्दौला भाई साहब नहीं करेंगे, या उनके लोग नहीं करेंगे। कौन करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। वहाँ के जो सिविल राइट्स हैं उन पे हक आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। रिवेन्यू राइट्स, टैक्स की कलेक्शन जो भी होगी, टैक्स के रेट जो भी होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। देन जुडिशरी, जो भी दो अगर ग्रुप में लड़ाई हो जाती है, दो ग्रुप में कोई फैसला लेना है, जो बड़े फैसले लेने वो कौन लेते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दे गेट फॉर्मल राइट्स विच वी नो दीवानी, ठीक है। किस चीज़ की? इस चीज़ के, इन एरियाज के। कहाँ के? बंगाल के। तो आपको लॉजिक क्लियर होने लगा होगा कि इंडिया स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन अ फॉर्मल कंपनी, अ
फॉरेन कंपनी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलता रहा। अब इन्होंने क्या किया, अभी ये बंगाल के अंदर थे, फिर इधर आने लगे, फिर इधर आए, यहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे अपना शिकंजा जमाना शुरू कर दिया। पैन इंडिया लेवल पे ये अब ग्रो करने लगे। भाई खून लग गया था ना इनके मुंह पे खून लग गया था, अब इनको और टेरिटरी चाहिए थी, तो ये एक्सपेंड करने लगे। ठीक है जी, एक्सपेंड करने लगे। एक नेक्स्ट क्रूशियल जो चीज़ आई, वो आई, डेट आई 1857 एंड 58। नेक्स्ट क्रूशियल डेट वाज 1857 एंड 58, जिसमें एक हुई सिपोय म्यूटनी। सिपोय म्यूटनी ये एनसीईआरटी में वर्ड है, चैप्टर नंबर 4 में जाके, बीच में जाके बिटवीन द लाइंस वर्ड है ये सिपोय म्यूटनी। इसलिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपकी नॉलेज के लिए तो है, समवेयर आपके कोर्स का भी पार्ट है। ठीक है, 1857-58 में एक सिपोय म्यूटनी हुई, जिसको कुछ लोग, कुछ बुक्स, कुछ टेक्स्ट बुक इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक बहुत बड़े स्केल पे इंडियंस ने एक वॉर की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अगर मैं इसमें बोलूं तो इसमें बोलूँगा इस वॉर के अंदर कौन सामने था, इंडिया वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, दो इंडिया पूरा नहीं था बट काफ़ी मेजर स्केल पे था। इसको सिपोय म्यूटनी कहते हैं। सिपोय म्यूटनी क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बात, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सोल्जर्स हुआ करते थे, सिपाही हुआ करते थे, वो जाहिर सी बात है वो ब्रिटेन से लेके आए थे, ज़्यादातर बहुत कम फ्रैक्शन लेके आए थे, मेनली लोकल पीपल्स थे। अच्छा, लोकल पीपल्स पे ये एक डाउट लगा रहता था कि ये लोग सही से काम करेंगे नहीं करेंगे। जो वहाँ के जो लोकल पीपल थे उनके ऊपर एक टैग भी लगा हुआ था कि ये तो अंग्रेज़ों की गुलामी करते हैं, क्योंकि उनकी सेना में भर्ती हुए हैं और वो लोग इंडिया पर रूल करते हैं। तो एक वो भी फैक्टर था उन लोगों के सामने। एक ट्रिगरिंग फैक्टर ये रहा कि एक न्यूज़ फैल गई। अब वो र्यूमर था, एक्चुअल था, ये अभी भी डाउटफुल है। एक न्यूज़ फैल गई, एक र्यूमर या न्यूज़ बोलेंगे हम, फैल गई कि जो न्यू गन आ रही है, जो ब्रिटेन नई गन यूज़ करने वाला है, उसकी जो कार्टेज है उसके अंदर बीफ यूज़ हुआ है। बीफ एंड पिग मीट, बीफ एंड पिग मीट, उसके अंदर जो कार्ट्रेज है उस गन की, उसके अंदर ग्रीस, स्पेशली उसके अंदर मांस यूज़ हुआ है। और किस किस का? गाय का और पिग का। अब पिग के मांस से सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए मुस्लिम सोल्जर्स के, और बीफ से सेंटिमेंट हर्ट हो गए किसके? हिंदू सोल्जर्स के। इन लोगों ने विद्रोह कर दिया अपनी ही एम्प्लॉयर के खिलाफ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। जिनको सपोर्ट किया वहाँ के लोकल रूलर्स ने, कुछ लोकल विलेजर्स ने। एक वॉर हो गई जिसको हमने कहा सिपोय म्यूटनी। बड़े स्केल पे हुई, काफ़ी तादाद में चली, काफ़ी लोग मारे गए। बट अनफॉर्चुनेटली ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन डिफीटेड इंडिया, जो कि एक फ्रैक्शन था इंडिया का एक फ्रैक्शन वाला पार्ट था, उसको डिफीट कर दिया। लेकिन ये डेट इतनी क्रूशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ये सब देख रही है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ये सब देख रही है, इस सब पे नज़र बना के रखी हुई है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सामने बड़े क्वेश्चन आने लगे कि यार आपकी एक प्राइवेट कंपनी किसी कॉलोनी में जाके ऐसे कैसे कर सकती है, इतने लोग कैसे मार सकती है। मतलब ब्रिटेन के अंदर एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो गया, एक आइडिया ने जन्म लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो इंडिया कॉलोनी है वो सही से मैनेज नहीं हो रही है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने यहाँ पे इस इवेंट के बाद एक मेजर डिसीजन लिया, और इस मेजर डिसीजन में उन्होंने इस इवेंट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइजेशन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अब तक प्राइवेट थी, अब उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने। पार्लियामेंट के कंट्रोल में सारे राइट्स आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, तुम्हें पता, यहाँ फिर आगे चले, काफ़ी लोग आए इंडिया में, लोगों के अंदर काफ़ी जागरूकता आ गई। हमारे काफ़ी लोगों ने, ब्रेव सोल्जर्स ने महात्मा गांधी पिक्चर्स में आ गए, जवाहरलाल नेहरू पिक्चर में आ गए, शहीद भगत सिंह पिक्चर में आ गए, काफ़ी लोग पिक्चर में आ गए।
इसके बाद फाइनली आप सब जानते हैं कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल गई, हम आज़ाद हो गए। ये सब भी क्लियर है, ठीक। अब इस पूरे सफ़र में एनसीईआरटी में एक बात लिखी है कि ब्रिटेन ने इंडिया पे अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स रूल किया है। 200 ईयर्स उन्होंने हम पे रूल किया है अप्रोक्सीमेटली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 200 ईयर्स कैसे बैठ रहा है। 1750 अप्रोक्सीमेटली लिखा है ना, ये मैं सोचूं कि ये तो 190 बैठ रहा है, अप्रोक्सीमेटली भी लिखा है ना। अप्रोक्सीमेटली दे रूल फ्रॉम 1757 टू 1947, तो इससे 200 साल बैठते हैं। फाइनली इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त 1947। ये क्रूशल डेट अच्छा, इसके अंदर एक बात और समझ में आ गई आपको कि इंडिया में लगभग 100 सालों तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया है एज अ प्राइवेट प्लेयर, और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया एज अ गवर्नमेंट प्लेयर। मैं इसको कहूंगा क्राउन रूल। इंडिया पे गवर्नमेंट ने भी रूल किया है ब्रिटेन की, एक प्राइवेट प्लेयर ने भी किया है। प्राइवेट प्लेयर ने किया है पहले 100 साल और बाद के 100 साल किया है इंडिया पे क्राउन रूल रहा है। तो इन टोटलिटी दे रूल इंडिया फॉर 200 ईयर्स। फाइनली इंडिया को 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात और लिखी है जो मैं यहां बता रहा हूं आपको। इस सेक्शन के अंदर बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश का बेसिक पर्पस क्या था? इंडिया में ब्रिटिशर्स का बेसिक पर्पस था टू मेक इंडिया अ फीडर इकोनॉमी। और इस रूल के नेचर को अगर मैं बताऊं तो मैं उसको लिखूंगा एक्सप्लॉइटेटिव। They make India a feeder economy and the nature of this feederness was exploitative। पहली बात मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के अंदर ये है, ये भी है, तो एंड फीडर इकोनॉमी के अंदर का कंटेंट भी है। पहली बात, उन्होंने इंडिया को फीडर इकोनॉमी कैसे बनाया, पहले ये बताऊंगा कि फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। फीडर इकोनॉमी का मतलब होता है जैसे टू फीड, जैसे एक छोटा बेबी होता है, जब मदर लैक्टेशन पीरियड में होती है तो छोटा बेबी अपनी मदर को फीड करता है, मतलब वो मिल्क अपनी मदर के थ्रू लेता है, उसकी मदर उसको फीड कराती है। तो मदर इज़ अ फीडर फॉर द बेबी, मदर इज़ अ प्रोवाइडर फॉर द बेबी, फीडर है वो। तो यहाँ भी इंडिया उनका बेसिक पर्पस था इंडिया को फीडर इकोनॉमी बनाना। फीडर इकोनॉमी इस सेंस में क्योंकि अभी तक इंडिया एक्सपोर्ट करता था फाइनल गुड्स को, इंडिया ब्रिटेन को फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट करता था। उन्होंने इंडिया को फीडर इकोनॉमी क्यों बनाना है? क्योंकि 1750 में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है उद्योगीकरण। ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया 1750 ऑनवर्ड्स, वहाँ पे मशीनें सेटअप होने लगी, बड़ी बड़ी मशीन आने लगी, स्टीम इंजन आ गया था, ठीक है। अब वहाँ की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन को रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल वो देखता है कहाँ से? अपनी कॉलोनीज में से। उसकी एक बड़ी प्रोमिनेंट कॉलोनी थी इंडिया, है ना। कॉलोनी क्योंकि जो हम पे शासन कर रहा है, जिसके हम जो कंट्री डिपेंडेंट होती है उसको बोलते हैं कॉलोनी, और जो डिपेंड करता है हमें, जो हम पे शासन करता है उसको बोलते हैं कॉलोनाइजर। तो ब्रिटेन को कौन दिखा? इंडिया। तो इंडिया से इन लोगों ने क्या लिया? रॉ मटेरियल का सपोर्ट। इंडिया को क्या बना दिया? रॉ मटेरियल का सप्लायर। व्हाई? टू सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, ताकि क्या हो सके? एक्सपेंड हो सके इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड किया जा सके। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टीम इंजन आ गया है, वहां पे प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए उनकी मशीनों को।
रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराएगा? इंडिया। तो इंडिया ब्रिटेन की इंडस्ट्री को, ब्रिटेन की इकोनॉमी को क्या कर रहा था? फीड कर रहा था। हेंस द वर्ड इज फीडर इकोनॉमी। ठीक है, अच्छा, और इन्होंने इंडिया को फीडर इकोनॉमी अच्छे ग्राउंड्स पे नहीं बनाया, अच्छे टर्म्स पे नहीं बनाया। अगर अच्छे टर्म्स पे बनाते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। इन्होंने इंडिया को फीडर इकोनॉमी बनाया थ्रू टैक्सेस एंड टैरिफ्स। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको लेटर ऑन। टैक्सेस एंड टैरिफ्स को ट्विस्ट करके इन देयर फेवर, उन्होंने टैक्सेस और टैरिफ को इस वे में ट्विस्ट किया कि ये टैक्स और टैरिफ इनको फेवर करें। किसको? ब्रिटेन को फेवर करें, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेवर करें और इंडिया को नुकसान पहुंचाए, जिससे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज कम हो गई, सब कुछ हुआ। ठीक है, इसलिए इंडिया को ये इस फीडर इकोनॉमी के नेचर को क्या बोला गया? एक्सप्लॉइटेटिव, क्योंकि ये इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा था। ठीक है, यही सब गिवन है। अभी मैंने बस इंट्रोडक्शन कराया, अभी इस सबको मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे। ठीक है, यही सब बताया है एनसीईआरटी के 1.1 सेक्शन में। आप इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी के अंदर ये सेक्शन पढ़ेंगे, 1.1 सेक्शन इंट्रोडक्शन। ठीक है, और आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यूरोपियंस कैसे आए, ब्रिटेन कैसे आया, कैसे इंडिया डिपेंडेंट हुआ, फिर इंडिपेंडेंट भी हो गया, उन्होंने हमारे यहाँ ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की, उनके ट्रेडिंग का नेचर कैसा था, ये आई होप समझ में आया होगा। और थोड़ा सा आपको हिस्ट्री का एक टच भी मिला होगा। और अल्टीमेटली उन्हें लाने में हमारे ही बंदे ने हेल्प की थी, दो ये जानता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। खैर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे की। टिल देन आप इसको नोट डाउन कर लो, समझने की कोशिश करो। कोई भी डाउट होता है कमेंट कर दो, मेरे को टेक्स्ट कर दो, जो भी होता है। ठीक है, बाय बाय।